अंधेरी सड़क पर एक बस तेज रफ्तार में बढ़ती जा रही है अपनी मंजिल की ओर। उस बस में सवार हर एक यात्री इस कदर नींद के आगोश में सोया हुआ है जैसे वह बस में नहीं अपने घर में सो रहे हों। लेकिन उस पूरी बस में जहां सभी गहरी नींद में है, वही ड्राइवर के साथ वेदांत भी अपनी सीट की खिड़की पर बैठकर ना जाने कौन से ख्यालों में खोया हुआ है। वेदांत अपने ख्यालों में खोया ही हुआ था कि उसकी नज़र लगभग 3.4 किलोमीटर की दूरी पर बनी एक हवेली पर जाती है, जिसको देखकर वेदांत हैरान हो जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जहां दूर दूर तक एक इंसान नहीं नजर आ रहा, वहां इतनी खूबसूरत हवेली कैसे बनी है। यहां तक कि पूरी सड़क पर अंधेरा है, सिर्फ उस हवेली को छोड़कर। लेकिन कुछ भी कहो, यह हवेली देखने में तो बहुत खूबसूरत लग रही है। जैसे जैसे वह बस हवेली की ओर बढ़ रही थी, वैसे वैसे उसकी खूबसूरती भी बढ़ती जा रही थी। वही वेदांत की नज़र अभी भी उस हवेली पर टिकी हुई थी। लेकिन जैसे ही वेदांत की नज़र हवेली में लगे खूबसूरत से फुहारे पर जाती है, उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता कि उसने अभी जो देखा है कहीं उसकी आंखों का धोखा तो नहीं है। वह अपनी आंखों को मलकर जैसे ही दोबारा उस फुहारे पर नज़र डालता है, वो हैरान रह जाता है, क्योंकि फुहारे से पानी तो निकल रहा है, लेकिन लाल रंग का। आखिर ये कैसे हो सकता है? क्या पता ऐसे फुहारे भी आते हो। वह यह सब सोच ही रहा था कि ठीक हवेली के सामने बस में सवार लोगों को एक जोरदार झटका लगता है, जिससे बस के ज्यादातर लोग सोते सोते अपनी सीट से नीचे गिर जाते हैं और बस वहीं रुक जाती है। वह झटका इतना जोरदार था कि वेदांत बैठे बैठे अपने आगे वाली सीट से जा टकराता है, जिससे उसके मुंह से आह निकल जाती है। वेदांत अपने सिर को मलते हुए अपनी सीट से उठकर ड्राइवर के पास जाता है और ड्राइवर से पूछता है, क्या हुआ आकाश, तूने बस को ऐसे अचानक से क्यों रोक दिया? ये बस किसी और की नहीं बल्कि वेदांत के दोस्त की है, जो हर महीने यात्रियों को शहर के बाहर घुमाने ले जाता है। लेकिन वेदांत पहली बार अपने दोस्त आकाश के साथ आया है। वही बस में मौजूद बाकी सभी लोग भी उस जोरदार झटके की वजह से उठ चुके थे। आकाश, वेदांत का दोस्त, पता नहीं यार, लगता है बस का कोई टायर पंक्चर हो गया। वेदांत, रुक, मैं देख कर आता हूं। वह बस से नीचे उतरकर पहले एक नज़र उसी हवेली पर डालता है, जिसके बाहर का गेट तो खुला था, पर अंदर से वह हवेली श्मशान पड़ी थी। फिर उसके बाद जैसे ही वह बस के टायर पर नज़र डालता है, तो देखता है कि उस बस का एक टायर नहीं बल्कि सभी टायर पंक्चर थे। तभी वेदांत की नज़र नीचे ज़मीन पर जाती है, जहां काफ़ी कीलें पड़ी होती हैं। वह समझ जाता है कि कीलों से ही टायर पंक्चर हुए हैं। आकाश वेदांत से पूछता है, भाई क्या हुआ? वेदांत जवाब देता, आकाश, बस के सभी टायर पंक्चर हो चुके हैं। वेदांत वहीं खड़े होकर बोलता है। आकाश वेदांत का जवाब सुनकर बोला, क्या, रुक, मैं अभी आता हूं। वह जैसे ही बस से उतरकर वेदांत के पास जाता है, वेदांत उससे पूछता है, आकाश अब क्या होगा? आकाश हंसते हुए, क्या होगा? कुछ नहीं, चल मेरे साथ, कहीं से मदद मांगते हैं। वेदांत बोला, पर कहाँ से? वेदांत आकाश से पूछता है, लेकिन वह बिना कुछ बोले हवेली की तरफ चला जाता है। वेदांत भी बस के लोगों को अंदर बैठे रहने के लिए बोलकर वहां से आकाश के पीछे जाने लगता है। वही आकाश हवेली के अंदर जाकर मेन गेट खटखटाते हुए बोलता है, कोई है, दरवाज़ा खोलिए, कोई मेरी आवाज़ सुन रहा है। वेदांत आकाश के पास खड़ा होकर उससे कुछ बोलने ही जा रहा होता है कि तभी उसकी नज़र उस हवेली के नाम प्लेट पर जाती है, जिसे पढ़ते ही उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। आकाश बोला, क्या हुआ वेदांत, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? वेदांत बिना कुछ बोले हाथ के इशारों से आकाश को हवेली की नाम प्लेट दिखाता है, जिस पर लिखा था भूतिया हवेली। उस नाम के नीचे छोटे छोटे अक्षरों में लिखा था, जो एक बार यहाँ आए हमेशा के लिए यहीं का हो जाए। ये सब पढ़ते ही आकाश जोर जोर से हंसने लगता है। उसे ऐसे हंसता देख वेदांत उससे पूछता है, वेदांत क्या हुआ, तू हंस क्यों रहा है? ये तुझे हंसने की बात लग रही है। आकाश हंसते हुए, भाई तू उसका नाम पढ़कर डर गया। माना कि इसका नाम भूतिया हवेली है, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि वहां भूत ही रहते होंगे। वह इतना बोलता ही है कि हवेली के अंदर से दरवाजे की कुंडी खोलने की आवाज आती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, वहां एक आदमी खड़ा होता है। आकाश बोला, माफ कीजिएगा, हमने आपको इस समय परेशान किया।
पर क्या आज रात के लिए हम आपकी हवेली में रह सकते हैं? हमारी बस के सभी टायर पंक्चर हो गए हैं। बस में बैठे सभी लोग भी परेशान हो रहे हैं। वह आदमी मुंह से बिना कुछ बोले हाँ में सिर हिला देता है और वहां से वापस हवेली के अंदर चला जाता है। ये सब वेदांत को थोड़ा अजीब लगता है। आकाश बोला, चल वेदांत, बाकी सबको भी ले आते हैं, जिसको आना होगा आ जाएगा। वेदांत, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा आकाश, मेरी बात मान, तो हमें यहाँ से चले जाना चाहिए कैसे भी करके। आकाश, यार तू कैसी बात कर रहा है? कम से कम हम यहाँ आराम तो कर पाएंगे। आगे कुछ भी नहीं मिला तो हम क्या करेंगे? और बस यहाँ से आगे कैसे जाएगी? वेदांत आकाश की बात सुन ही रहा था कि उसकी नज़र उसी फव्वारे पर जाती है जिसके पानी का रंग अब लाल से काला हो चुका था। वह आकाश से पूछता है, वेदांत यार तुझे वो फव्वारा नजर आ रहा है? आकाश, हाँ। वेदांत, फिर तुझे उस फव्वारे का पानी भी नजर आ रहा होगा? आकाश, हाँ। वेदांत, अच्छा फिर तो तुझे उस पानी का रंग भी नजर आ रहा होगा? आकाश, हाँ भाई हाँ। वेदांत, अच्छा क्या रंग है उस पानी का? आकाश, यार तू कैसी बहकी हुई बातें कर रहा है? तूने कभी पानी नहीं देखा क्या? कैसा होता है जो मुझसे पूछ रहा है? पानी जैसा होता है वैसा ही तो दिखेगा। वेदांत हैरान होकर सोचते हुए कहता है, तो फिर मुझे उसका रंग काला क्यों नजर आ रहा है? वह दोबारा उस फव्वारे पर नजर डालता है तो उसका रंग फिर से लाल हो चुका था। वहीं वे दोनों सभी को बस से उसी हवेली में ले आते हैं। जब सभी हवेली में आ जाते हैं तो आकाश हवेली का दरवाज़ा बंद कर देता है और वेदांत के पास जाकर पूछता है, आकाश, वेदांत वह आदमी कहाँ गया जिसने दरवाज़ा खोला था? वेदांत, पता नहीं आकाश, मैं भी उसी को देख रहा हूँ। आकाश और वेदांत बात कर ही रहे थे कि उन्हें हवेली से कुछ सामान गिरने की आवाज़ आती है। वे भागकर उस आवाज़ की तरफ जाते हैं तो उनकी नज़र एक कमरे पर पड़ती है जिसका दरवाज़ा खुला था। तभी वहाँ से फिर से कुछ गिरने की आवाज़ आती है और अचानक से उस कमरे का दरवाज़ा बंद हो जाता है। ये देखकर वेदांत डर जाता है। आकाश उस कमरे की तरफ बढ़ता ही है कि तभी अचानक हवेली की लाइट चली जाती है। बाकी के सभी लोग चुपचाप अपनी अपनी जगह खड़े रहते हैं। वेदांत, आकाश, मैं बोल रहा हूँ, तू चल यहाँ से, यहाँ पक्का कुछ तो गड़बड़ है। आकाश, तू क्यों हर बात को इतना गंभीर ले रहा है? तभी उन दोनों को लोगों के चीखने की आवाज़ आती है। वे जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं तो सीढ़ियों से कोई शख्स नीचे उतर रहा होता है जिसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए होते हैं, बड़े बड़े बाल आगे की तरफ बिखरे हुए होते हैं और हाथों में एक जलती हुई मोमबत्ती होती है। ये देखकर वेदांत डर जाता है और वह आकाश से बोलता है, वेदांत देखा, मैंने तुझे कहा था ना मत आ, यह हवेली बस देखने में ही खूबसूरत है। आकाश चिल्लाते हुए, वेदांत बस कर, बेवकूफ़ों वाली बात मत कर, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। देख अब तू अपनी बकवास बंद कर, ऐसे करके तू खुद भी डर रहा है और मुझे भी डरा रहा है। वहीं बाकी के सभी लोग भागकर वापस बस में चले जाते हैं। अब वहां आकाश और वेदांत ही अकेले बचे थे। वहीं सीढ़ियों से वह शख्स धीरे धीरे नीचे उतर ही रहा था कि तभी उसके हाथ से मोमबत्ती छूट जाती है। मोमबत्ती को बचाने के चक्कर में उसका पैर फिसल जाता है और वह सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है, जिसके साथ उसके मुंह से एक आहा निकल जाती है। बाकी सब तो डरकर भाग जाते हैं, लेकिन आकाश यह सब देखकर हैरान हो जाता है और भागकर उस शख्स के पास चला जाता है। आकाश जैसे ही उस शख्स को उठाने की कोशिश करता है, उसके हाथ में उसके नकली बाल आ जाते हैं और उनके पीछे छिपा असली चेहरा बाहर आ जाता है, क्योंकि वह कोई भूत नहीं बल्कि वही आदमी था जिसने दरवाज़ा खोला था, जो सीढ़ियों से गिरने की वजह से बेहोश हो गया था। आकाश उस आदमी के ऊपर पानी डालकर उसे होश में लाता है और उससे पूछता है, आकाश कौन हो तुम, और तुम हमको ऐसे डरा क्यों रहे थे? तभी उनको पीछे से आवाज़ आती है, जिससे तुमने अंदर आने के लिए पूछा था वह मैं था। आकाश और वेदांत जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि वहां मौजूद उन दोनों लोगों की शक्ल एक जैसी थी। तभी सीढ़ियों पर बैठा आदमी बोलता है, श्यामलाल, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? श्यामलाल बोला, मैं आपको बताना भूल गया था भैया। आकाश बोला, यहाँ चल क्या रहा है, कोई हमें बताएगा? श्यामलाल बोला, आओ हमारे साथ। वेदांत बोला, पर कहाँ? श्यामलाल कहता है, चुपचाप चलो,
मेरे साथ वह आकाश और वेदांत को उसी कमरे में ले जाते हैं जिसका दरवाज़ा अपने आप बंद हुआ था। वह जैसे ही कमरे के अंदर जाते हैं, वहाँ का नज़ारा देखकर हैरान रह जाते हैं। वहाँ लगभग 5 साल का बच्चा अपने खिलौनों से खेल रहा होता है। तभी पीछे से श्यामलाल बोलता है, यही सोच रहे हो ना तुम, ये बच्चा कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? मैं बताता हूँ, श्यामलाल गंभीर होकर बोलता है। तो फिर सुनो, ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि इस हवेली का मालिक है। इसका नाम मयंक है। शंभू उसे टोकते हुए, ठहरो श्यामलाल, ये तुम क्या कर रहे? तुम किसी अनजान पर कैसे भरोसा कर रहे हो? श्यामलाल, बस कीजिए भैया, कब तक हम इस तरह डर कर और डरा कर जिएंगे? हमें किसी पर तो भरोसा करना ही होगा। वह आकाश और वेदांत से आगे बोलता है, 5 साल पहले की बात है। इस हवेली में भी काफी रौनक हुआ करती थी। इस हवेली का हर एक सदस्य हीरा था। यहाँ ना कोई नौकर था और ना ही कोई मालिक, सब एक परिवार थे। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब हंसते खेलते इस परिवार पर दुख के बादल मंडराने लगे। हर रोज एक नई सुबह, एक नई मौत। यहाँ के लोगों को सुबह से ही डर लगने लगा था। लेकिन एक दिन तो ऐसा भी आया जब इस बच्चे के माँ बाप और दादी भी मौत का शिकार हो गए। धीरे धीरे यह घर वीरान होने लगा। बचे हुए लोग इस हवेली को छोड़कर चले गए। बचे थे तो बस हम 4 लोग। वेदांत, आप तो बस 3 ही हैं, फिर चौथा कौन है? श्यामलाल, इस हवेली की शान हमारे मालिक इस बच्चे के दादा रघुवंश सिंह, जो इस हवेली की रीढ़ की हड्डी थे। लेकिन अपने परिवार को इस तरह मरते देख उन्हें मानो सदमा लग गया था। लेकिन उसके बावजूद वह अपने पोते का बहुत ध्यान रखते थे। वह उसे काफ़ी प्यार करते थे और कहीं ना कहीं वह समझ चुके थे कि शायद अब वह ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहने वाले। एक दिन की बात है भैया, जब वह उनके कमरे में गए तो देखा कि सुबह के 10 बज चुके थे और मालिक अब तक सो ही रहे थे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। भैया घबरा कर मुझे बुलाते हैं। मैं जैसे ही मालिक के कमरे में गया तो हमने देखा कि मालिक बेसुध होकर उस बिस्तर पर सो रहे थे। मैंने और भैया ने उन्हें उठाने की भी कोशिश की, लेकिन वह नहीं उठे। हमने डॉक्टर को बुलाकर जब उनकी जांच कराई तो डॉक्टर ने उन्हें मरा हुआ बता दिया। ये खबर सुनते ही भैया को सदमा सा लग गया और वह वहीं खड़े खड़े जमीन पर गिर गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो गया। हंसता खेलता ये परिवार हमारी आंखों के सामने ही उजड़ गया। मेरी नज़र मालिक के हाथ में मौजूद एक कागज़ पर जाती है। मैंने उनके हाथ से वह कागज़ निकाला और उसे पढ़ने लगा। श्यामलाल, मुझे पता है यह चिट्ठी सबसे पहले तुम्हारे हाथ लगने वाली है, क्योंकि मेरे मरने की खबर सुनते ही शंभू तो खड़ा खड़ा ही गिर जाएगा। इसलिए तुम अब इसमें जो भी लिखा है उसे बड़े ध्यान से पढ़ना। मैं अपनी इस हवेली को अपने पोते मयंक के नाम उसी दिन कर चुका था जिस दिन उसका जन्म हुआ था। लेकिन जब तक मैं जिंदा था यह हवेली मेरी ही थी। मेरे मरने के बाद यह हवेली मयंक की होगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि इस बारे में किसी को कानों कान खबर नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि मेरे भाई वीरेंद्र के बेटे बहू की नज़र इस हवेली पर है। तुम्हें जल्द से जल्द मयंक को कहीं सुरक्षित जगह छिपाना होगा और इसी के साथ तुम्हें हवेली में कुछ ऐसा करना होगा कि सबको विश्वास हो जाए कि इस हवेली में जितने भी लोग थे वे मर चुके हैं, यहाँ तक कि मयंक भी। इसके साथ ही इस हवेली को सुरक्षित रखने के लिए तुम्हें इसमें ऐसा कुछ करना होगा जिससे बाहर का कोई भी इंसान इस हवेली में घुसने से पहले 100 बार सोचे। मुझे नहीं पता कि तुम दोनों ये सब कैसे करोगे, लेकिन आज से मयंक तुम्हारे हवाले है। तुम्हें उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और उसे इस काबिल बनाना है कि इस हवेली के ना रहते हुए भी वह खुद के पैरों पर खड़ा हो सके, वह किसी हवेली का मोहताज ना रहे। लेकिन यह सब तुम्हें बहुत ही सावधानी से करना होगा। बहुत भरोसा करके मैंने तुम्हें यह सब बताया है। अपने इस मालिक के भरोसे को कभी टूटने मत देना। आज से तुम दोनों ही मयंक के सब कुछ हो। तुम्हारा मालिक रघुवंश सिंह। ये सब बताते हुए श्यामलाल और शंभू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वे रोने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर वेदांत के मन में अभी भी कई सवाल चल रहे थे और वह श्यामलाल से पूछता है, वेदांत, लेकिन काका, इस हवेली का नाम भूतिया हवेली क्यों है? श्यामलाल हंसते हुए, इस हवेली का नाम हमने ही भूतिया हवेली रखा था ताकि इस हवेली में आने से पहले ही लोगों को शक हो जाए कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। हमने कोई कसर नहीं छोड़ी इसे भूतिया हवेली बनाने में। ये सब हमने वीरेंद्र के बेटे और बहू को डराने के लिए किया था।
अब तक तो उन्हें इस बात का पूरा विश्वास हो चुका होगा कि यहां भूत प्रेत का साया है। आकाश, लेकिन काका, अगर आपको कहीं बाहर जाना होता है तो आप कैसे जाते हैं? श्यामलाल, इस हवेली में एक सुरंग है जो हवेली से सीधे शहर वाली सड़क पर ले जाती है। वेदांत, वह सुरंग है कहाँ? शंभू, बस इससे ज्यादा हम तुम्हें कुछ नहीं बता सकते। तुम दोनों को भी बाहर जाकर यह सब किसी को बताने की जरूरत नहीं है। श्यामलाल बोला, बिल्कुल सही कहा भैया, तुम्हें सब कुछ पता चल गया था, इसलिए हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन तुम्हें इस बात को यहीं भूल कर जाना होगा। बाहर बस में बैठे लोगों को तुम्हें यही बताना होगा कि अंदर भूत है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। शंभू बोला, पता नहीं क्यों, लेकिन हमने तुम्हें यह सब बता दिया, पर जितना हम तुम्हें समझ पा रहे हैं तुम यह सब किसी को नहीं बताओगे। आकाश बोला, बिल्कुल ठीक समझा आपने काका, यह हमारा वादा है कि आपने जो कुछ बताया वह इस हवेली से बाहर नहीं जाएगा। वह सब बात कर ही रहे होते हैं कि वेदांत आकाश से बोलता है। वेदांत बोला, लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए, बस में सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे, कहीं उन्हें शक ना हो जाए। आकाश बोला, ठीक है काका, हम अब चलते हैं। आप अपना और मयंक का ध्यान रखना। ये मेरा और वेदांत का नंबर है, आपको कभी भी ज़रूरत पड़े तो हमें फ़ोन कर लीजिएगा। श्यामलाल बोला, ठीक है बेटा, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं पर कर नहीं सकते, हमें माफ़ करना। वेदांत बोला, कोई बात नहीं काका, हम समझ सकते हैं। वो इतना बोलकर हवेली के बाहर आ जाते हैं। वेदांत भी अब उस फव्वारे का राज समझ चुका था। वह बाहर आकर बस में सो रहे लोगों को जगाकर उन्हें बस से नीचे उतार देता है। फिर बस के सभी टायर बदलकर सुबह होते ही उस हवेली के राज को राज ही बनाकर वहां से निकल जाते हैं अपनी मंजिल की ओर। इसी के साथ इस कहानी का भी अंत होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए धन्यवाद।